जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। राष्ट्रीय परिदृश्य घटना चक्र का ये बुक है और जितने भी करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग शार्ट डिस्कशन किए थे। अब हम लोग देखेंगे 1 अगस्त 2022 से लेकर 20 अगस्त 2023 तक के टोटल करंट अफेयर को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें देश की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र रखा जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के विषय में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा किया है। और इस योजना को बोला गया है पारंपरिक शिल्पकारी में कुशलता प्राप्त व्यक्तियों के लाभ हेतु तैयार किया गया। इस योजना को ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। इस योजना को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा और यह विशेष रूप से अगर ओबीसी समुदाय है, बुनकर है, स्वर्णकारों हैं, लोहार हो, धोबी हो गए और नाई इत्यादि को सशक्त बनाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दिया है। एक प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है, 5 वर्ष की अवधि रहेगी और इसका वित्तीय परिव्यय है 13,000 करोड़ रुपये। और इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक जो कौशल के परिवार आधारित पेशों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। और 5% की रियासती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये तक की पहली किस्त और 2 लाख रुपये तक की दूसरी किस्त का जो ऋण है उसको प्रदान किया जाएगा। इसके तहत जो उन्नयन टूल किट है, कौशल उन्नयन हो गया, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान किया जाएगा। और पूरे भारत में ग्रामीण और क्षेत्रीय जो शहरी क्षेत्र के कारीगर हैं उनको सहायता प्रदान की जाएगी। 18 पारंपरिक जो व्यवसाय हैं उसमें शामिल किया गया है, जो कि बढ़ई हो गए, नाव निर्माता हो गए, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा, टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाले, स्वर्णकार हो गए। इसके अलावा मूर्तिकार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता हो गए, जूट बुनकर हो गए, गुड़िया खिलौना निर्माता हो गए, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने की जाल बनाने वाले। तो आपने देखा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को। अब देखते हैं अमृत भारत योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसको भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधनों में अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर बल दिया जाता रहा है, चूँकि अधिकांश जनसंख्या द्वारा परिवहन के साधन के रूप में भारतीय रेलों को वरीयता दी जाती है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन पर विश्व के जो विश्व स्तरीय सुविधाएँ हैं उसको प्रदान करने के लिए महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के आधार पर देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। 508 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। और इन स्टेशनों का विवरण जो कि निम्नवत है: उत्तर प्रदेश में 55 है, राजस्थान में 55 है और बिहार में 49, महाराष्ट्र 44, पश्चिम बंगाल 37, मध्य प्रदेश 34, असम में 32 है, उड़ीसा 25, पंजाब 22, गुजरात 21, तेलंगाना 21, झारखंड 20, आंध्र प्रदेश 18, तमिलनाडु 18, हरियाणा 15, कर्नाटक 13 आदि शामिल है। 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास जो कि कुल मिलाकर 24,470 करोड़ रुपए की अधिक लागत से किया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 1 प्रगति समीक्षा 2023। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया गया है। और इसमें 2010 से लेकर शामिल किया जाता है। यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली नॉन मॉनेटरी गरीबी सूचकांक है। इसके तहत 3 आयाम है। आयाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर। ये तीनों आयाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि वैश्विक रूप से जो स्वीकार होने के साथ जो भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना। ठीक है।
और ख़ास तौर से गरीबी में सुधार करना भी इसका महत्वपूर्ण एक तरह से काम है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं इसमें कुछ स्मृत तत्वों को, थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन। 17 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की एक प्रगति समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया है और प्रथम संस्करण 2021 में जारी किया गया था। और नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार संरक्षण 5 2019 से 2021 पर आधारित है। और इस रिपोर्ट में राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। और इसमें देखा जाए तो 36 राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। और देखिए NFHS 4 और NFHS 5 के मध्य सभी राज्य, केंद्रशासित प्रदेशों ने गरीबी को कम करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति दर्ज किया है। और मध्य जो देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं 2015 से 16 से लेकर 2019-21 के मध्य, पिछले मान कर सकते हैं 5 साल के अंदर 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। और इसके दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की दृष्टि अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़, और वहीं बिहार में 2.25, मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं, जो कि टोटल 13.5 करोड़ हैं। सबसे ज़्यादा यूपी से। 15-16 में भारत में बहुआयामी रूप से जो गरीबी लोगों की संख्या थी 24.85 थी, और वहीं पे अब घटकर 14.96 रह गया है। अब इसके अलावा देखिए बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में 9.89 की उल्लेखनीय कमी का दर्ज किया गया है। और इसके अलावा देख सकते हैं शहरी क्षेत्रों में 8.65 से घटकर 5.27 हो गया है, वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में 32.59 से 19.28 हो गया है। और भारत का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य है 0.66 है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं MPI सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य में बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है, इसमें 51.89 जो गरीबी जनसंख्या है 2015-16 में थी, अभी कितना होगा 33.76 है। झारखंड में 28.81% है, और मेघालय में 27.79, और उत्तर प्रदेश में 22.93 गरीबी है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला है, 0.55% वाला राज्य, बहुत कम है केरल, क्योंकि वहाँ पे साक्षरता दर से लेकर हर एक चीज़ वहाँ पे सबसे अच्छा है। 2019 से लेकर 21 में केंद्रशासित प्रदेशों में दादर, नगर हवेली और दमन और दीव में बहुआयामी जनसंख्या सर्वाधिक पुडुचेरी में जबकि सबसे कम है पुडुचेरी में। दमन द्वीप सबसे ज़्यादा है केंद्रशासित प्रदेश की बात किया जाए तो। और सबसे तेज़ कमी जो है दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में दर्ज की गई है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में है थोड़ा सा ये देखिए बहुआयामी, इसको आप देख सकते हैं सर्वाधिक न्यूनतम बहुआयामी वाले गरीबी जिले के विषय में देखा जाए तो अररिया है, पूर्णिया है, पुच्छल है, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं वैभव फेलोशिप योजना के विषय में। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और यह प्रवासी और निवासी भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था। इस क्रम में अगर देखा जाए तो 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया था। स्मरणीय तथ्य है कि भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को 15 जून 2023 को घोषणा किया, वैभव फेलोशिप काल 2023 को। और इसके क्रियान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी थे, इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा वैभव फेलोशिप का उद्देश्य भारत के जो उच्च शिक्षा वैज्ञानिक हैं, संस्थानों हैं, उसको अनुसंधान परितंत्र में सुधार करना है। तो 18 ऐसे कार्यक्षेत्र में हैं जिसमें आमंत्रित करने हेतु जो चयनित वैभव फेलो को पहचाने गए 18 क्षेत्र हैं, कार्यक्षेत्र हैं, जिसको काम करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें क्वांटम है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, कंप्यूटेशनल विज्ञान हो गया, डेटा साइंस हो गया, फोटोनिक्स हो गया, ऊर्जा हो गया, इस तब। अब देखते हैं मिहिर का मिशन एंड
एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च जिसको बोलते हैं मिहिर, देश में ऊर्जा क्षेत्र में जो संबंधित नवीनतम और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर अत्याधुनिक और उच्च प्रभाव अनुसंधान संचालित करने की तत्काल आवश्यकता, इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए या पूरा करने की दृष्टि से हाल में ही मिहिर नामक मिशन को लॉन्च किया गया है। एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया। मिहिर का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। 2023 से 24 से लेकर 2027-28 तक 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि हेतु तैयार किया गया है। और मिशन की संरचना जो है कि द्विस्तरीय है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है शीर्ष समिति, दूसरा जिसमें नेक्स्ट में है शीर्ष समिति इस मिशन के तहत निर्मित होने वाले जो प्रौद्योगिकी और उत्पादों पर विचार विमर्श करने हेतु या करेगी या अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी करेगी। और इसकी अध्यक्षता है केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रित्व के द्वारा किया जाएगा। सेकेंड है टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता आपने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को। पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। इस अवसर पर लागू किया गया था। 7 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया। इस सूचकांक का 5वां संस्करण है। इसमें शीर्ष जो राज्य हैं, केरल नंबर 1 पर बना हुआ है कुल 63 अंक के साथ। पंजाब जो कि है 57.5, तमिलनाडु 56.5 के साथ थर्ड पे बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां नंबर है 52.5 के साथ। बिहार जो कि 19वें स्थान पे है। और शीर्ष 5 छोटे राज्य में देखा है तो गोवा नंबर 1 बना हुआ, मणिपुर सेकंड नंबर पर बना हुआ है, सिक्किम थर्ड नंबर पे बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22 खाद्य और संघ राजस्व क्षेत्र। देखिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को डिजाइन किया है। और राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह सूचकांक सबसे पहले 2019 में प्रकाशित किया गया था। और पीजीआई जो राज्य संघ क्षेत्र के प्रथम संस्करण के जारी होने के बाद अब तक के इसमें शामिल हो कई संकेतक, कई इंडिकेटर है, समाप्त और निरर्थक हो चुके हैं। 2021-22 के लिए पीजीआई राज्य संघ राज्य क्षेत्र की संरचना को संशोधित किया और इसका पुनर्नामकरण पीजीआई 2.0 रख किया गया है। स्मृति तथ्य है कि पीजीआई 2.0 के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय ग्रेडिंग प्रदान की गई है। 10 ग्रेडों में विभक्त किया गया है। उच्चतम ग्रेड है दक्ष, जो कुल 1000 अंकों से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी 3 है, जो कि 460 तक अंक प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया जाएगा। पीजीआई 2.0 में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा है। और इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट में देखना चाहें तो नेक्स्ट में है पीजीआई 2.0 में जो प्राप्त ग्रेड के विषय में अगर देखा जाए तो प्राप्त ग्रेड के विषय में हम लोग अगर डिस्कस करें इसमें तो देखिए, दक्ष में कोई नहीं है और उत्कर्ष में कोई भी नहीं है, अति उत्तम में भी कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं प्रचेष्ट 2 में पंजाब और चंडीगढ़ है, प्रचेष्ट 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, पुडुचेरी है। आकांक्षी 1 में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल है। आकांक्षी 2 में देख सकते हैं असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड। और आकांक्षा 3 में है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। अब देखते हैं NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2023 के विषय में। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। इसमें देखिए, देश भर के जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई थी। पहला संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। और 5 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 को जारी किया गया है। यह इसका 8वां संस्करण है। 5 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें देखिए, ओवरऑल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशनल और नवाचार ये है। कुल 8 विभिन्न
विषय हैं, इसमें रैंक प्रदान किया गया है। इंडिया रैंकिंग 2023 में पिछले संस्करण की तुलना में निम्न 3 विशिष्ट बदलाव किए गए हैं। पहला है कृषि और संबंध क्षेत्र, दूसरा है नवाचार श्रेणी में रैंकिंग और तीसरा है वास्तुकला नाम विषय के दायरे में विस्तार किया जाएगा। शीर्ष स्थान को देखा जाए तो IIT मद्रास नंबर 1 बना हुआ है, जो कि शहर चेन्नई में है, और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, और IIT जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में है, 3rd नंबर बना हुआ है। ठीक है, और देखिए शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के केवल एक संस्थान है, वो है IIT कानपुर है, और बिहार में स्थित IIT पटना को 66वें नंबर पर स्कोर प्रदान है, और IIC बेंगलुरु जो कि है उसको कर्नाटका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटका को। और विश्वविद्यालय श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार को रैंक बैंड 151 से 200 के स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। और कॉलेज श्रेणी में शीर्ष स्थान मिरांडा हाउस दिल्ली, अनुसंधान श्रेणी में शीर्ष स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नवाचार श्रेणी में IIT कानपुर, और इंजीनियरिंग क्षेत्र में IIT मद्रास, प्रबंधन विषय में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी विषय में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, चिकित्सा विषय में शीर्ष संस्थान है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। इसके अलावा देखिए सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु में यह दंत चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान है। BD में आप देख सकते हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, और IIT रुड़की जो कि वास्तुकला और नियोजन विषय में शीर्ष स्थान है। अब देखते हैं नए संसद भवन का हाल में उद्घाटन किया गया है। इसको देखिए औपनिवेशिक युग जिसको बोलते हैं कोलोनियल जो ईरा है, इसके दौरान अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविदों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना किया था। इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित के साथ साथ इंडिया गेट स्मारक और राजपथ दोनों ओर नागरिक उद्यान शामिल थे। भारत की लोकतांत्रिक भावना की प्रतीक जो कि संसद में सेंट्रल विस्टा के केंद्र में अवस्थित है। हाल में देखिए 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, और इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। इस अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र स्नोगल भी स्थापित किया गया है। नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया था। त्रिभुजाकार आकार में नए संसद भवन 4 मंजिला है और लगभग 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 3 मुख्य द्वार हैं और शक्ति द्वार और कर्म द्वार भी है। 888 सीटों की क्षमता है, और इसके अलावा राज्यसभा हाल में 384 सदस्यों की बैठने के अतिरिक्त बैठने की क्षमता होगी। नए संसद भवन के लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पश्चिम मोड़ पर आधारित है। इसके अलावा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। इसके साथ ही नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित है। देखिए सेंगोल की स्थापना देख सकते हैं। इसके विषय में अगर देखा जाए 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया, और सेंगोल को एक तमिल अधिनियम धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया, जो अंग्रेज से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू को प्राप्त सेंगोल की जो लंबाई थी 5 फीट और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल को प्राप्त करने के बाद इसके इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना किया गया। 1947 के उसी सेंगोल की प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है, और तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायोजकों के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता है। सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। अब देखते हैं उड़ान 5.1 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ान 5.1। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसको देखेंगे। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में पहली बार राष्ट्रीय नागर जो विमानन नीति नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की घोषणा किया गया। इसका
सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना है। उड़ान का पूर्ण रूप है उड़े देश का आम नागरिक। 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था। अप्रैल 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से लेकर दिल्ली के बीच प्रारंभ हुई थी और अब तक 4 चरणों को मंजूरी दिया जा चुका है। उड़ान 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। चारों चरणों की सफलता के बाद नागर विमान मंत्रालय 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत किया है। इसमें दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना, खासतौर से अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना और हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई। और इसके अलावा देखिए कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हाल में हुआ, 2023 में संपन्न हुआ। यहाँ पे बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 15वां विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 24 मई 2023 निर्धारित थी और इसके वजह से भारत निर्वाचन आयोग उनको चुनाव कराना बहुत ज़रूरी था। राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव कराने की घोषणा हुआ। राज्य में मतदान 10 मई 2023 को संपन्न हुआ। 13 मई को गणना हुआ और डेलिमिशन और ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डर 2008 के अनुसार कर्नाटक विधानसभा के कुल मिलाकर 224 सीटें हैं। इसमें 36 सीटें एससी के लिए रिजर्व थी और एसटी के लिए 15 सीटें रिजर्व थी। कर्नाटक का विधानसभा 2023 में कुल मिलाकर 73.19% मतदान दर्ज किया गया। बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और 13 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित किया गया। इसमें देखिए आपको जो भारतीय जनता पार्टी को पराजय का हार देखना पड़ा, कांग्रेस पार्टी ने इसमें बहुमत हासिल किया है। 1985 के बाद से कर्नाटक की जनता ने चुनाव में कभी भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष मतदान नहीं किया है। 2023 के चुनाव में यह प्रवृत्ति जारी रही और 20 मई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है और अध्यक्ष कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 135 सीटें जीती है। 66 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। जनता दल सेक्युलर को मात्र 19 सीटें, निर्दलीय प्रत्याशी 1 सीटें, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष को 1 और सर्वोदय कर्नाटक पक्ष को मात्र 1 सीटें देखने को मिला। और ऑपरेशनल समुद्रगुप्त के विषय में अगर देखा जाए तो ऑपरेशनल समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ष 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत किया गया और इसका उद्देश्य कि हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी नशीले पदार्थ हैं उसके तस्करी को रोकना है। इसमें भारतीय नौसेना और NCB का साथ मिलकर काम कर रहे हैं। NCB मतलब होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और लगभग 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटाइन जब्त किया गया है और किसी भी ड्रग जो कि निरोधक एजेंसी के द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थ की सबसे बड़ी जब्ती है। NCB ने यह जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत किया है और मेथाम्फेटाइन एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और देखिए जब्त किया गया तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो मेथाम्फेटाइन जो होता है मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है और शारीरिक गतिविधि, अभिप्रेरण इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा देखिए स्वर्ण अर्धचंद्र एक स्वर्ण त्रिभुज के विषय में भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है और यह 2 क्षेत्र हैं स्वर्ण त्रिभुज और पश्चिम में स्वर्ण अर्धचंद्र है और स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत जो आते हैं थाईलैंड, म्यांमार और लाओस हैं और अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है। तो दोनों तरफ से भारत घिरा हुआ है। अब देखते हैं पहला भारतीय वायुसेना विरासत के विषय में। तो हाल में ही भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और IAF की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुआ है। 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन IAF के बीच में एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया और चंडीगढ़ में किया गया है और इसका उद्देश्य है कि भारतीय वायुसेना गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना इसका है काम। इसके अलावा देखते हैं मणिपुर हिंसा के विषय में। देखिए मणिपुर हिंसा तो जाहिर सी बात है किसी से छुपा नहीं है, बहुत ज़्यादा हाल में न्यूज में रहा है। मणिपुर 3 राज्य नागालैंड, असम, मिजोरम के साथ साझा करता है और यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। मणिपुर के 16 जिले, परंतु आमतौर पर देखा जाए तो राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। तो पहाड़ी जिलों की संख्या 5 और ये राज्य 90% क्षेत्र को आच्छादित करता है, जबकि घाटी जिले
राज्य के मात्र 10% क्षेत्र में ही विस्तृत है। और निवास करने वाले प्रमुख जाति समूहों में मैतेई, नगा और कुकी चीन शामिल है। मैतेई समुदाय मुख्यतः घाटी जिलों में, जबकि नगा और कुकी चीन जातियाँ पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं। मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय और गैर जनजाति मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्रदान करने के विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है। मैतेई समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एससी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। उच्च न्यायालय के इस निर्देश के विरुद्ध अखिल जनजाति छात्र संघ मणिपुर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा जनजाति एकजुटता रैली का आयोजन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। और 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद यह उनका दर्जा छीन गया है। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु आयोग गठन किया गया है। 4 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इसके अध्यक्ष रहेंगे। आयोग के 2 अन्य सदस्य में पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर और आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर इसके सदस्य हैं। और मैतेई को एसटी का दर्जा के विरोध में लोगों का तर्क है कि मैतेई शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अग्रणी है, अतः उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाने पर वर्तमान में एसटी का दर्जा प्राप्त समुदाय को आरक्षण और अन्य लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। मैतेई समुदाय पहाड़ी जिलों में भी भूमि का क्रय कर सकेगा एसटी दर्जा प्राप्त होने पर, और वर्तमान जनजाति समूह अपने क्षेत्र की भूमि से वंचित हो जाएंगे। मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया। 10 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया और मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके इसकी अध्यक्षता करेंगी। समिति के अन्य सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मुख्यमंत्री जो कि सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद और विभिन्न जाति समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। और समिति का अधिकार क्षेत्र राज्य के विभिन्न जाति समुदायों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना था। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 के विषय में देखा जाए तो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे है 2021-22 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है। इसका उद्देश्य यही है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म के जो नवाचार प्रदर्शन है उनका मूल्यांकन करना है। ठीक है। और स्मृति तथ्य के रूप में देखा जाए तो फर्म लेवल सर्वे और सेक्टरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन, और इसमें देखा जाए तो फर्म जो स्तरीय सर्वेक्षण है इसमें प्रक्रिया को एक सूचकांक परिवर्तित किया गया है, जिसमें से भारत नवनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक जारी किया गया या नाम दिया गया। 28 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। बड़े राज्य में कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे है। भारत में जल निकायों की प्रथम गणना के विषय में अगर देखा जाए, भारत में जल निकायों की प्रथम गणना के विषय में देखिए, वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवासित है और हालांकि वैश्विक जल संसाधनों की मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना संचालित की गई। यह गणना भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करता है, जिसमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों, तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी शामिल करते हैं। 2023 में जल निकायों की पहली गणना से रिपोर्ट को जारी किया गया। यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य है कि सभी जल निकाय होती एक राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास करना और राज्यवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। देश में कुल जल निकाय अगर देखा जाए तो देखिए 24,24,540 जल निकाय है। इसमें से 23,55,055 मतलब लगभग 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में और शेष जो है शहरी क्षेत्र में है। शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है जल निकायों की संख्या में। तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, तमिलनाडु सेकंड, केरल थर्ड, उत्तर प्रदेश चौथा नंबर पे है। देश के कुल निकायों में 78% मानव निर्मित और 22% है प्राकृतिक जल निकाय हैं। ठीक है, तो ये कम हम लोग देख लिए इसमें। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना, इसको नेक्स्ट में देखेंगे, बने रहिए। नेक्स्ट है केरल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना हाल में ही। तो देखिए वाटर बजट, जल बजट तैयार करने वाला।
तो किसी भी प्रणाली में प्रवेश करने और उससे बाहर जाने वाले जो जल की मात्रा है मीजर है, ठीक है। यह किसी जल कुंड या एक्वाफायर के संदर्भ में आपूर्ति के सभी स्रोतों और संबंधित मोचन के मूल्यांकन का एक साधन है। यह एक मूलभूत उपकरण है जो एक प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति और उसके बहाव के मूल्यांकन के प्रयोग में किया जा सकता है। जल बजट का उपयोग किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्रोतों के विकास के प्रबंधित करने हेतु किया जाएगा। स्मरणीय तथ्य यह है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन ने जल बजट को प्रस्तुत किया है 17 अप्रैल 2023 को। केरल सरकार के द्वारा गर्मियों में जल की जो संकट होती है उससे निजात पाने के लिए इसको किया गया। प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों और 94 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया जाएगा। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंसेस 2023 के विषय में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन की सह मेजबानी ताजिकिस्तान नीदरलैंड्स के द्वारा किया गया है। 1997 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त सम्मेलन था। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट में अगर देखें तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के विषय में, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, प्रत्यारोपण, उपभोग एंड डिस्पोजल, सर्जिकल उपकरण और इन विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकर्मक भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के अंतर्गत। अगर इसमें स्मरणीय तथ्यों को देखा जाए तो इसमें अगले 25 वर्षों में 10 से लेकर 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वैश्विक बाजारों में, और 2030 तक उपकरण क्षेत्र में वर्तमान में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और निर्यात संवर्धन परिषद, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, के भी निर्माण की परिकल्पना करती है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम के विषय में अगर देखा जाए तो पुस्तक ग्राम के पाठन लेखन और पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, ठीक है। और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। स्मरणीय तथ्य यह है कि अप्रैल 2023 में विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे प्रमुख पुस्तक ग्राम बना है। इंडिया लार्जेस्ट बुक विलेज बन गया है। कौन सा गांव? बांदीपोरा जिले का अरगम गांव। सरहद द्वारा जम्मू कश्मीर के सरकार के सहयोग से किया जाएगा गैर सरकारी संगठन। और अरगम गांव एक अनूठा गंतव्य होगा और जहां आगंतुक जम्मू कश्मीर के प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य व इतिहास में समाहित होकर यहाँ की लोक संस्कृति से परिचित हो चुके हैं। ऑन हाईवे पुस्तक का पहला नगर जो कि वर्ल्ड फर्स्ट बुक टाउन होगा और हे ऑन वे, ठीक है। और यह वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसके अलावा हम लोग और देखें 2017 में भिलार गांव में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित देश को पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता मिला है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन। वहीं पे लेटेस्ट में देखा जाए 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में एक पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, जामताड़ा जिला पुस्तकालय वाला देश का। दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसमें से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ये विस्तृत है। और यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ठीक है। इसमें देखिए रेजिडुअस माउंटेन के रूप में विद्यमान यह पर्वत श्रृंखला जो कि अपक्षय अपरदन के कारण जो रेजिडुअल माउंटेन के रूप में विद्यमान है। और इसमें बहुत से लोग आप देखिए मतलब रेजिडुअल का कहने का मतलब है इतना ज़्यादा अपरदन हो चुका है, कटाव हो चुका है कि अब पता भी नहीं चलता है कि पहाड़ी है कि नहीं है। तो अब लोग उस पर रहते हैं। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से बचाने के लिए अरावली ग्रीन परियोजना की शुरुआत किया गया है। भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री हैं, उन्होंने अरावली ग्रीन परियोजना का शुभारंभ किया है 21 मार्च। क्यों 21 मार्च इंपॉर्टेंट? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इस अवसर पर मनाया जाता है। हरियाणा के टिकली गाँव में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है अरावली वाल का। और अरावली वाल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आसपास के जो 5 किलोमीटर क्षेत्र को बफर को हरित बनाना है और अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीयकृत योजना है, ठीक है। इसमें 4 राज्य कौन से? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली है, जहाँ पर लगभग 60 लाख हेक्टेयर वर्ग क्षेत्र में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, ठीक है।
और नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2022-27 के विषय में अगर देखा जाए, देखिए इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का लगभग 32%, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 14% और निर्यात का अगर विषय में देखा जाए तो निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% और इसमें 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा देखिए स्मृति पॉइंट देखा जाए तो हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को मंजूरी दिया है कि 2022 से लेकर 27 तक अगले 5 वर्षों तक नई नीति के क्रियान्वयन तक प्रभावी रहेगा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि ये पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है। मानदंड पहला है कि लोकसभा या विधानसभा के किसी भी चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें। तो क्या होना चाहिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा या विधानसभा में किसी भी आम चुनाव में राजनीतिक दल को न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त होना चाहिए तथा लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें होना चाहिए। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। तो उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, और इसके अलावा स्मृति पॉइंट देखते हैं। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। इसमें से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, NCP, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना हो गई, 6। क्वेश्चन आ सकता है क्या तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस क्या राष्ट्रीय पार्टी अभी भी है? नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय दल का दर्जा हटा दिया गया, वहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी राष्ट्रीय दल का दर्जा को वापस ले लिया गया है। टोटल वर्तमान में 6 पार्टियां राष्ट्रीय दल के रूप में है। आम आदमी पार्टी ने अभी हाल में गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन होने की वजह से निर्धारित मानदंडों को कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पहले ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया है। और झाड़ू को पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय दल की राष्ट्रीय है पार्टी है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं CPIM जो कि ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो टोटल 6 पार्टियां हैं, इसको याद कर लीजिए। कांग्रेस, BJP, BSP, CPIM, NPP और आम आदमी पार्टी। इसके अलावा देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा अपने बजट भाषण में 2022-23 के दौरान VVP मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को घोषणा किया गया। इसमें इसका मतलब ये होता है कि जो सीमित कनेक्टिविटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, खासतौर से सीमावर्ती गाँवों को विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को बनाया गया है। 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इसको लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक किबुती नामक गांव से इसको लॉन्च किया है। 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए प्रदान किया गया। 48,000 करोड़ रुपया इसका रखा गया है। और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। 662 गाँवों की पहचान की गई है, जिसमें से 555 गाँव
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। अब देखते हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा और में हाल में विधानसभा चुनाव हुआ है। तो हालांकि देखिए ये पुराना हो चुका है, मार्च का न्यूज है। तो देखिए 2 मार्च 2023 को सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 3 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव परिणाम को जारी किया गया है। 3 राज्य में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा है। 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की तिथि जो कि 15 मार्च 2023 निर्धारित की गई है, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में संपन्न हुआ है। टोटल मेघालय में 60 सीटें हैं और 60 में से 55 सीट SC/ST के लिए निर्धारित है और 86% मतदान हुआ है। और जिसमें से कोनराड संगमा जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया है कोनराड संगमा। वहीं पर 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। प्रिस्टोन टाइनसांग और स्नीआवलंबम धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। थॉमस ए संगमा को 11वां मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। थॉमस ए संगमा को नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि टोटल 26 सीटें जीती है। UDP नेशनल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 12 सीटें, कांग्रेस 5, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 5, भारतीय जनता पार्टी इसमें मात्र 2 सीटें जीती है मेघालय में। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये बात हुई है मेघालय की। अब देखते हैं नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुआ है अभी हाल में ही 27 फरवरी 2023 को चुनाव हुआ। 60 सीटें हैं, उसमें से ST के लिए इसमें भी 59 सीटें आरक्षित हैं और 59 निर्वाचित क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एक को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर निर्विरोध विजयी घोषित किया गया था भारतीय जनता का प्रत्याशी जिनका नाम है कोजदेव कीनमी। और 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP का प्रभुत्व रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली और 25 सीटें NDPP को मिला है। तो पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं 2023 में नागालैंड में। ठीक है, और यह उपलब्धि जो कि हेकानी जोखालू ने प्राप्त किया है। इसके अलावा देखते हैं दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र में से विजयी घोषित किया गया है इनको। और NDPP के नेता जिनका नाम है नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री में है TR जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, 14वां नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष जो कि सेरिगेन लोंगकुमेर को चुना गया है। तो इसको आप देख सकते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक UNDP को 25 सीटें, BJP को 12, कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 7, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी को 5, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास की पार्टी है उनको 2 सीटें, नागा पीपुल्स पार्टी को 2 सीटें मिला है। त्रिपुरा के विषय में देखा जाए तो 12वां त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 22 मार्च 2023 को निर्धारित हुई। 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या टोटल 60 है। 10 सीटें ST के लिए तथा 20 सीटें 10 सीटें जो कि SC के लिए और 20 सीटें ST के लिए निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी रहा इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को कुल 33 सीटें जीतने में सफल रही हैं। मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा देखिए विश्व बंधु सेन त्रिपुरा के विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें और टिपरा मोटा पार्टी को 13, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मार्क्सिस्ट को 11, कांग्रेस को 3 और इंडिजिनस पीपुल्स पार्टी फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 1 सीटें मिली है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के विषय में अगर देखा जाए तो पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ जिसमें पुलिस, जेल प्रणाली और न्यायपालिका और कानून सहायता की क्षमता को मापने के लिए एकत्र करती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। और 4 अप्रैल 2023 को जारी किया गया 3रा संस्करण है। दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस, बेदी सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। 2019 में प्रथम संस्करण को लॉन्च किया गया है।
और भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बड़े और मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्य। इन राज्यों के 102 संकेतकों के आधार पर बेस्ट, मध्यम और रोस्ट श्रेणी में विभाजित किया गया है। कर्नाटक 6.38 अंक के साथ भारत का श्रेष्ठ राज्य, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के अंतिम स्थान पर 18वां नंबर पे है। इसके अलावा देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में देख सकते हैं कर्नाटक का नंबर 1 है, तमिलनाडु सेकंड, तेलंगाना 3rd नंबर पे है, उत्तर प्रदेश का स्थान बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है, और अब देखते हैं MV गंगा विलास बैंक, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है 12 अप्रैल 2016 को लागू किया गया। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य इस अधिनियम के 111 जलमार्गों और नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है। और इसमें देखा जाए तो 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो कि 20,275 किलोमीटर है। और जलमार्गों से क्या होगा कि जल यातायात में वृद्धि होगा तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावना विद्यमान होगी। MV गंगा विलास बैंक इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज को MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाया है, जो कि असम से डिब्रूगढ़ के जिले के बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुआ है। 3200 किलोमीटर की यात्रा रहा है। और MV गंगा विलास जो कि क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 धुबरी से सदिया से होकर गुजरेगी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भागीरथी हुगली नदी से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। इंडो बंगला प्रोटोकॉल माघ से भी होकर गुजरी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट में अगर देखें, हम लोग और डिस्कस करें तो देखिए साथ ही यह यात्रा कुल मिलाकर 27 नदियों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाटी, बिहार में पटना, झारखंड साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों को भ्रमण के लिए शामिल किया गया है। यह पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल थे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देखें केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, इसको अगर देखा जाए तो देखिए इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं भाषी क्षेत्रीय भाषाएं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। और इसमें से देख सकते हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, इसको याद करने का एक तरीका और BDMS से 4 ऐसे याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नमक से याद कर सकते हैं, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ऐसे याद कर सकते हैं। और शेष जो हो गया उसको आप याद सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली तो देख लिया, मलयालम, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने पर जोर दिया है। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया है। उच्च न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। और केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए हैं, जिसमें से अगर मुख्य न्यायाधीश केरल के कौन है उच्च न्यायालय के? S मणिकुमार और न्यायमूर्ति हैं साजी पी चालिक के खंडपीठ के द्वारा दोनों निर्णय दिया गया है और मलयालम भाषा में प्रकाशित हुआ। पहला जो निर्णय था वाहन क्रय ऋण पर आधारित था, दूसरा था चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय के विषय में देखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के उपखंड 2 के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है।
तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती रही है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो अब इसके लिए क्या किया हुआ है, देखिए 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया है 2 मार्च 2023 को। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जिसमें से प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता उपलब्ध न होने पर अगर सबसे अधिक जो जनप्रतिनिधि वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। आर्टिकल 324 के उपखंड 2 के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती है जब तक उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय न्यायपीठ की अध्यक्षता जो कि न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने किया है। इसके अलावा 4 को देख सकते हैं आप। अब देखते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसका नाम है असर। असर एक गैर सरकारी संगठन है, प्रथम द्वारा जारी किया गया है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से यह सर्वेक्षण को संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से जांच किया जाता है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने और बुनियादी गणित समझने में सक्षम हैं। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। 316 आयु के वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति को दर्ज किया गया है और वहीं पे 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित रहेगा। और इसमें कुल मिलाकर 19,060 गाँवों को शामिल किया गया। इसमें अगर देखा जाए, देखिए तो इसमें इसके तथ्यों को समझ लेते हैं। तो 11 से 14 वर्ष आयु के स्कूलों में जो अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा है गिरकर 2% हो गया है, तो बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश में 4% है और 15-16 आयु के अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। देखिए हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना हुबली जंक्शन। इसका पूरा नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। इसको SSS हुबली जंक्शन के नाम से जानते हैं। 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया था। सितंबर 2020 में इसका नाम फिर से बदलकर SSS हुबली जंक्शन कर दिया गया है। यह दक्षिण पश्चिम रेलवे मंडल का भाग है, जो कि हुबली धारवाड़ कर्नाटका में स्थित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम रखा गया है क्योंकि प्लेटफॉर्म संख्या 8 जो कि विश्व का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है और प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 1507 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म था 1366.33 इसका लंबाई था, लेकिन 1507 मीटर लंबाई हुबली जंक्शन का हो गया है। तो हुबली जंक्शन नंबर 1 है, गोरखपुर सेकेंड और कोल्लम जंक्शन जो कि केरल का है 1180 है, ये भी 3rd नंबर पर बना हुआ है। 4था नंबर पर खड़गपुर जो कि पहले हुआ करता था नंबर 1, अब 4थे नंबर पर पहुंच गया है। और 5वें नंबर पर स्ट्रीट सबवे जो कि शिकागो अमेरिका का है 1067.1। देखिए विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला हुआ 5G तकनीकी। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जो जिले हैं वो 5G, उसमें से जिले को तीव्र और प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के 112 आकांक्षी जिला में से उत्तर प्रदेश के 8 जिला को शामिल किया गया, जिसमें से बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर है। इसके अलावा सोनभद्र भी है। ठीक है, तो स्टार्टअप के द्वारा विदिशा स्टार्टअप के द्वारा जो 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बना है। मध्य प्रदेश का विदिशा आकांक्षी जिला। 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के 13 जिले शामिल हैं, जिसमें से देख सकते हैं सीतामढ़ी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई है। तो ये रहा। अब नेक्स्ट में देखते हैं कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना, इसको देखते हैं। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, तो इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें देखिए कोल्लम है कहाँ पे, भारत के संविधान
लागू होने के 70 साल बाद भी अधिकतर लोग क्या होते हैं कि संविधान के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं। तो अधिकतर नागरिक इसके मूल्य और इस दस्तावेज से समाहित गहन संकल्पनाओं से क्या है, परिचित हैं। तो इस संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठन, सरकारी एजेंसी आदि ने सरल, सहज और लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। तो स्मरणीय तथ्य है कि 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट। और इतना बस जानिए, इसमें केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। और संविधान साक्षर अभियान कोल्लम की उपलब्धि द सिटीजनशिप का एक परिणाम है, ठीक है। और इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर बनाया जाए और जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांत पर शिक्षित किया जाए। और 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा किया जाए। और लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है इस अभियान में। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र, एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान किया गया है। इसमें कुल मिलाकर जो कीमत है 19,744 करोड़ रुपये पर इसमें व्यय खर्च किया जाएगा और 2030 तक संभावित परिणाम अपेक्षित है, जिसमें से 125 मेगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता का विकास। साथ ही साथ 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक का रोजगार, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जीवाश्म ईंधन में आयात में कमी और लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी वार्षिक ग्रीन उत्सर्जन में। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य को देखा गया है। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना, साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना और R&D परियोजनाओं का समर्थन करना है। अब देखते हैं वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। वायनाड भी कहाँ पे है? वायनाड देखिए ये आपको पता है राहुल गांधी जी का एक कंस्टिट्यूंसी है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अच्छे बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक केरल के वायनाड जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। इन दस्तावेज को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है ताकि भौतिक दस्तावेज के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उसे आसानी से प्राप्त कर सकें। वायनाड जो कि केरल का वायनाड जिला सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है जनवरी 2023 में। इसमें इसके अंतर्गत देखिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि इसमें शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। ये जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना को तैयार किया है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। 272 किलोमीटर उधमपुर से बारामूला तक की दूरी है। इसको 4 सेक्शनों में बांटा गया है। खंड 1 में उधमपुर से कटरा जाएगा, फिर कटरा से बनिहाल, बनिहाल से काजीकुंड और काजीकुंड से बारामूला तक है। टोटल 272 किलोमीटर। इसमें 38 सुरंगों का लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण भी इसमें शामिल है और सुरंग और पुल भी इसमें शामिल है।
और इसमें देखिए सुरंग T49 अगर देखा जाए तो जिसकी लंबाई 12.75 है, जो कि सबसे लंबी सुरंग है T49, ठीक है। और देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T49 है जम्मू कश्मीर में स्थित, ठीक है। स्मरणीय पॉइंट यह है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है, ट्विन ट्यूब टनल है, और इसका लंबाई आपने देख लिया है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप से ही स्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की कटरा बनिहाल खंड पर स्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त किया है। स्केप टनल सबसे लंबी स्केप टनल है भारत की, और यह स्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है, और इसमें कटरा बनिहाल खंड पर सुबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण जो कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। बजट भाषण 2021-22 के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपया का खर्च करके तमिलनाडु परिवर्तन अनुकूलन और समन गतिविधियाँ एडॉप्शन एंड मिटिगेशन एक्टिविटी को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों, जिसमें से तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना किया था। स्मरणीय तथ्य यह है कि 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान घोषणा किया गया है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन, और साथ ही साथ 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया है, जिसमें से जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया है। इसमें से 8 मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, और एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। ये टोटल 6 है। इसके अलावा सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट देखिए धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। धर्मदम जो कि कहाँ पे है, केरल के कन्नूर जिले में स्थित है, और यह केरल के 140वें विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनराई विजयन, जो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है, विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो इसको भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन वाला क्षेत्र बनाया गया है। देखिए आपको केरल में बहुत सारा आपको देखने को मिले। देखिए आपने केरल में देखा कि सभी जनजातियों के लिए बुनियादी दस्तावेज है, सबसे संविधान साक्षर जिला बन गया है, और वहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। एक निर्वाचन क्षेत्र को पूरा पुस्तकालयों से भर दिया गया है। तो इस तरह का डेवलपमेंट अगर जो अच्छा वाला काम है तो केरल में ही देखने को मिलता है। और दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है धर्मदम, और यह देश का पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। इसमें 138 वार्ड में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था शुरू में, लेकिन इसको बाद में सम्मिलित किया गया। पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से इसमें स्थापित किया गया है। और केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जानते हैं पुथुआयुल नारायण पडिक्कर को। और PN पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को वायनादिनम के रूप में घोषित किया है। वर्ष 1996 में विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय हाल में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों को पांडुलिपि संग्रहालय वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ का शुभारंभ किया है। संग्रहालय 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होगा। अब देखते हैं भारत का, देखिए इसमें देखते हैं भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को देखते हैं। इसमें देखा जाए तो तरल अपशिष्ट वर्षा जल उपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है, जिसमें सीवेज भी कहते हैं। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज, स्टॉर्म सीवेज में वर्गीकृत किया गया। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। स्मरणीय तथ्य है कि 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने
फाइटोरिक तकनीकी पर आधारित देश का सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। और इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया है। और इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया है। और इस संयंत्र की स्थापित क्षमता 5 मिलियन लीटर पर डे है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिक तकनीकी का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। और फाइटोरिक अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीकी है। एशिया की सबसे बड़ी सीवेज उपचार संयंत्र, जिसको बोलते हैं बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन एशिया, का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र के देखते हैं विषय में। देखिए हाउसिंग सोसाइटी 11 जनवरी 2023 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी जिसका नाम विवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हुआ है। और यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। इसमें अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा की स्थापना किया जाएगा। इसका निर्माण, संचालन और रखरखाव TPREL के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा पहले वर्ष में। इसके अलावा नेक्स्ट में अगर देखा जाए इसमें तो देखिए है नेक्स्ट इसमें है कि 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा। विवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। तो डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन के पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों के स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा है। तो केरल में देखिए एक और आपको देखने को मिला है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी अच्छा काम है सब आपको केरल में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए 7 जनवरी 2023 को केरल के सभी जो ग्राहक हैं, जो खाते हैं, एलिजिबल अकाउंट्स हैं, इसमें डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा घोषणा किया गया है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा एक या उत्पाद डिजिटल के रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग एंड डीपिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम योजना के अंतर्गत एक कदम को लागू किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना है, त्रिशूर। अब देखिए स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट कार्यक्रम के विषय में देखा जाए तो स्मार्ट का विस्तारित रूप है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल है। और इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्प्लीमेडिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है स्मार्ट कार्यक्रम। तो स्मार्ट का फुल नेम है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो स्मार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा देखिए इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर इंडियन सिस्टम और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि NCISM और CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन प्रमुख संस्थान है। अब देखिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के विषय में देखा जाए, भारत के राज्य और जिलों के विषय में देखा जाए 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिशन्स भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत
नामक एक पहल को लॉन्च किया है। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट के द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के निम्न 3 आयाम पर राज्य और जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। पहला है बेसिक ह्यूमन नीड्स, बुनियादी मानवीय आवश्यकता। दूसरा है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार। थर्ड है अपॉर्चुनिटी। और इसमें देखा जाए तो देखिए 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य और जिले नामक रिपोर्ट को जारी किया है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जिसका और वाशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा देखिए सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के अंतर्गत भारत के 36 राज्य और 707 जिले हैं इसमें शामिल। साथ ही साथ इसमें 6 टायर के तहत रैंक प्रदान किया गया है जिलों को। और पहला जो है स्तर है अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति जिसको बोलते हैं वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। इसमें अगर दूसरा इसका ये देखा जाए, दूसरा इसमें लेयर है हाई सोशल प्रोग्रेस। थर्ड है अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। फोर्थ है स्तर और पांचवा है लो सोशल प्रोग्रेस और छठा है वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में अगर देखा जाए सबसे टॉप नंबर 1 पे है जो लेयर 1 था। लेयर 1 में था क्या, जो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में नंबर 1 है पुडुचेरी है नंबर 1 स्कोर के साथ, ठीक है। लक्षद्वीप सेकेंड नंबर पे है। अब वहीं पर टायर 2 में देखा जाए, टायर 2 में जो हाई सोशल प्रोग्रेस में आते हैं, हाई सोशल प्रोग्रेस में जम्मू कश्मीर है 10वें नंबर पे है। और इसके अलावा जो 5वां लेयर है सबसे लास्ट में देखा जाए तो देखिए सबसे टॉप को याद करने की ज़रूरत है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा टॉप 3 हैं 1 2 3। और सबसे फाइनल लास्ट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो कि 33 नंबर पे मध्य प्रदेश का स्थान है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का स्थान 31 नंबर पे है जो कि सबसे लो कैटेगरी में आता है लेयर 5 या स्तर 5, जो कि स्तर 5 में क्या है अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति में वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। और बिहार को स्तर 6 में शामिल किया गया है। बिहार के रैंक 35 है और 35 है तो बिहार का रैंक एकदम 35 है, मतलब वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। 5वें नंबर पर लो सोशल प्रोग्रेस आता है। और इसमें देखिए देश के कुल 58 जिले जो कि अत्यधिक उच्च प्रगति सामाजिक प्रगति में शामिल है। और आइजोल जो कि मिजोरम को प्राप्त हुआ है देश का सर्वाधिक SPI स्कोर प्राप्त करने में। अब देखते हैं नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसका 2 उद्देश्य है। पहला एक राष्ट्रीय नदी को प्रदूषण का प्रभावी उपशमन करना, दूसरा है राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित एक कार्यक्रम होगा। और नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि इसको भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन सेकेंड को स्वीकृति किया है और 2026 तक यह प्रभावी रहेगा नमामि गंगे मिशन। स्मरणीय पॉइंट यह है कि गंगा नदी के पुनरुद्धार नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र ने पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाले विश्व के 10 शीर्ष स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पहल है जो गंगा रिवर रिजोनेशन नमामि गंगे को टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको मान्यता दिया है एक फ्लैगशिप पहलों में। और यह घोषणा जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP 15 सेकेंड के दौरान हुआ था। और इसमें कुछ और पहलू को देख सकते हैं। इसमें 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन पहल घोषित किया है और प्रोत्साहन सलाह और फंडिंग हेतु योग्य हो जाएगी ये घोषणा के कारण। इसके अलावा देखिए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई है। तो इसके अलावा देखिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ है हाल में ही।
तो 14वां विधानसभा चुनाव गुजरात का समाप्ति हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश का 13वां विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 2023 में 18 जनवरी को और 8 जनवरी को 18 फरवरी 2023 को 14वां विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति हुई गुजरात का। तो उसके बाद से निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग जो कि विधानसभा का इलेक्शन के लिए सारा अधिसूचना जारी करते हैं, 2 चरणों में संपन्न हुआ है गुजरात का चुनाव। वहीं पर हिमाचल प्रदेश का चुनाव 1 चरण में संपन्न कराने की घोषणा किया गया। मतदान हुआ, इसमें देखते हैं कि सबसे पहले गुजरात का चुनाव परिणाम देखते हैं। 182 सीटें थी गुजरात विधानसभा में, और 2008 के अनुसार परिसीमन आदेश के अनुसार 182 सीटें थी। इसमें से 13 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, वहीं पर 27 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 64.33% का मतदान हुआ और 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा 2022 के परिणाम घोषित किए गए। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला इस बार, और गुजरात विधानसभा की यह भाजपा की लगातार 7वीं जीत है और 1995 में सत्ता में आई थी गुजरात भाजपा में, तब से अभी भी बनी हुई है। 182 सीटों में भाजपा के 156 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ है, और किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड भी गुजरात के विधानसभा में बीजेपी को है। देखिए, आप पार्टी को इसमें थोड़ा बड़ा सफलता मिला है कि गुजरात विधानसभा की राजनीति में आम आदमी पार्टी का भी प्रवेश हुआ है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें जीतने में सफल रही है। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, और 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी, जो कि नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बीजेपी पार्टी को 156 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 17, आम आदमी पार्टी को 5, समाजवादी पार्टी को 1 सीटें, वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी 3 सीटें जीतने में सफलता हासिल की हैं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश का चुनाव के विषय में देखा जाए तो इसमें देखिए, संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल मिलाकर 68 सीटें हैं। 17 सीटें एससी के लिए और 3 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। कुल मिलाकर 75.6% का मतदान हुआ, और इसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में यह दर्ज अब तक का सर्वाधिक मतदान परसेंटेज है 75.6। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जो कि तासीगंग लाहौल स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया है, जो कि तासीगंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ज़्यादा उलटफेर देखने को मिला है कि बीजेपी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस यहाँ पे बहुमत पाकर सत्ता में वापस आई है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक थे और उनको हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। 40 सीटें कांग्रेस पाई है, 25 सीटें बीजेपी और 3 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, हिमालयी आग को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। हिमालयी आग के एक पालतू याक है जिसका वैज्ञानिक नाम है बोस ग्रीनिस, जो कि अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें वायमन, भैंस, मवेशी आदि शामिल है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार तथा मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। हिमालयी याक भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। भारत में काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए 2019 के 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 58,000 याक हैं, ठीक है, जो कि पहले से कमी दर्ज की गई है। स्मरणीय पॉइंट ये है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। खाद्य पशु के वर्गीकृत करने की सिफारिश जो कि पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इसमें देख सकते हैं खाद्य पशु का मतलब होता है, फूड एनिमल का मतलब होता है जिसे मनुष्यों के द्वारा पाला जाता है और खाद्य उद्योग, उत्पादन, उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। और प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरी आयुक्त प्रणाली घोषित हुआ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले का पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में कमिश्नर के पास होती है। स्मरणीय पॉइंट यह है कि 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य के 3 नए जिले में
पुलिस आयुक्त प्रणाली घोषित करने का निर्णय लिया गया है। 3 नए जिले में प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा है। और इसके अलावा देखिए तीनों जिलों को पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली या पुलिस आयुक्त प्रणाली के लागू करने का निर्णय लिया गया है। देखिए रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिकोण मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। लखनऊ में 2020 में सबसे पहले लागू हुआ था, गौतम बुद्ध नगर में भी 2020 में, उसके बाद कानपुर, वाराणसी और गाजियाबाद। अभी हाल में लेटेस्ट गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया है। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और जितने भी स्टैचू के विषय हम लोग इसमें देखेंगे, हर एक स्टैचू जो कि भारत में अब तक का काफ़ी न्यूज़ में रहा है। पहले देखिए कैंप गोड़ा 1। कैंप गोड़ा 1 विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैंप गोड़ा के नाम से जानते हैं, कैंप गोड़ा 1। और इन्हें आधुनिक बेंगलुरु, जो कि वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है, कैंप गोड़ा के नाम से, ठीक है, कैंप गोड़ा को। और जो कि विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी में एक सामंतवादी शासक थे। स्मरणीय पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में नाथ प्रभु कैंप गोड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया है, और यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। कांस्य का प्रतिमा नाथ प्रभु कैंप गोड़ा, जो कि कांस्य की प्रतिमा है, और ऊंचाई 108 फीट, और इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। प्रतिमा के शिल्पकार हैं राम वी सुतार, और उल्लेखनीय है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि 182 मीटर है, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया है, राम वी सुतार। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के विषय में आप जानते ही हैं। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। देखिए भारत में बहुत सारा स्टैचू बना है, तो सारे के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ में देखिए 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार नगर में स्थापित किया है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। यह प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट, जिसको बोलते हैं 112.47 मीटर है, और भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में बैठाया हुआ दिखाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात तथा लोहा, बालू, 2.5 लाख टन कंक्रीट और बालू का उपयोग किया गया है इसमें। और इसके अलावा देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस को विषय में आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में इसका अनावरण किए थे। स्टैचू ऑफ पीस जो कि श्री विजय वल्लभ सुरवीर जी महाराज की प्रतिमा है। 151 इंच ऊंचाई है इसका, अष्टधातु से निर्मित है। इसको राजस्थान में जैतपुरा श्री विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के विषय में अगर देखा जाए तो इसको भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक और भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है, और समता मूर्ति नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा पंचलोह से निर्मित है। यह 5 धातुएं स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे दूसरी ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा जो कि बैठी हुई मुद्रा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि 302 फीट ऊंची है, ठीक है। इसके अलावा तो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि आधुनिक बेंगलुरु के संस्थापक कैंप गोड़ा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपने इसको देख लिया। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी तो जानते ही हैं, गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम है। 182 मीटर उसकी ऊंचाई है। और इसके अलावा
नेक्स्ट में देखें स्टेचू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि राजस्थान में है। स्टेचू ऑफ बिलीफ आपने इसको देख लिया। स्टेचू ऑफ पीस भी देखा है, श्री विजय वल्लभ सुरीवर जी महाराज की प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी में रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है, ठीक है, 216 फीट ऊंचाई है। और इसके अलावा स्टेचू ऑफ डिग्निटी जो कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, स्टेचू ऑफ डिग्निटी। अब स्टेचू ऑफ पीस भी देख लिया, स्टेचू ऑफ डिग्निटी ये है, ठीक है। और स्टेचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में है, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ पीस गृह मंत्री अमित शाह ने इसका अनावरण किया है। शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस प्रतिमा का वजन 600 किलोग्राम है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का ईट राइट स्टेशन। हर एक स्टेशनों पर खासतौर से मूवमेंट चलाया गया है। FSSAI सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन है। ईट राइट रेलवे स्टेशन के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं जो फूड वेंडर्स है उसको लक्षित किया गया है, ताकि उनके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारी, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने और उससे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों को पालन को सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के तहत सर्टिफाइड किए जाने के लिए किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को FSSAI जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो सब स्मरणित पॉइंट ये है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्रदान किया गया है। और ईट राइट स्टेशन प्रयागराज रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है। उत्तर मध्य रेलवे का पहला है और उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन का भी प्रमाण पत्र 2 स्टेशन प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन को तथा 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाणन प्रदान किया जा चुका है। मुंबई रेलवे स्टेशन में देश के पहले रेलवे स्टेशन का रूप में प्रमाणित किया जा चुका है, महाराष्ट्र का है। वाराणसी कैंट को भी रेलवे स्टेशन का 5 स्टार रेटिंग के साथ साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के विषय में अगर देखा जाए तो इसमें देखिए आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिलेगा। तो इसको देखते हैं। इसमें देखिए फर्टिलाइजर्स एक ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिसका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उत्पादक कंपनियों को यूरिया के एक निश्चित MRP पर बेचती है, जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से लेकर 20% तक होता है। शेष 80-90% उत्पादन लागत जो कि केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। DAP का फुल नेम है डाई अमोनियम फॉस्फेट और MOP का है म्यूरिएट ऑफ पोटाश आदि की कीमतों पर आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती है, हालांकि एक उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। स्मरणीय पॉइंट ए है, इसमें देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर्स का प्रारंभ किया है और एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक को भी लॉन्च किया है। एक कई ब्रांड और लोगों को उपयोग किया जाएगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक और पूरे देश में एक कई ब्रांड भारत के पहल का विक्रय किए जाएंगे, केवल भारत ब्रांड के नाम से ही उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारी कंपनियां जो कि भारत ब्रांड के नाम से ही उर्वरक उत्पादक कंपनियां मतलब उत्पादों का जो विवरण है भारत ब्रांड नाम के ही अंतर्गत करना अनिवार्य हो गया है और कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 हिस्से पर ही अपना नाम और लोगो छापने या प्रशासनिक संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है और 2/3 हिस्से पर भारत ब्रांड नाम और PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। इसके अलावा देखिए DAP, MOP और NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि की एकल ब्रांड नामक भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK प्रयुक्त होगा। अब हम लोग देखते हैं
पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। इसमें कौन सा स्टेट नंबर 1 है इसको देखेंगे। तो देखिए 1994 में बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा विकसित किया गया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। 2016 से प्रत्येक वर्ष इसको लॉन्च किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन, जो गवर्नेंस प्रशासन के आधार पर रैंक प्रदान करते हैं, ठीक है। यह इसका 7वां संस्करण है। 18 बड़े राज्य और 10 छोटे राज्यों को सम्मिलित किया गया। हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया। वही छोटे राज्यों में सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया है गुड गवर्नेंस के मामले में। अब इसमें कुछ ज़्यादा देखने को है नहीं। नागालैंड सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे है। उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों में अच्छे श्रेणी में रखा गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें बिहार 15वें नंबर पे है। हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखा गया है हिमाचल प्रदेश में, तो काफ़ी न्यूज में है। हाइड्रो पावर परियोजना को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, एक छोटा दूसरा बड़ा जल विद्युत परियोजना। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की जो पनबिजली परियोजना को छोटी जल विद्युत परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं छोटी को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया माइक्रो, जो कि 100 किलोवाट तक की क्षमता है, तो माइक्रो में रखा गया है। माइक्रो मतलब छोटा सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। लघु जल विद्युत परियोजना 101 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक अगर है तो लघु जल विद्युत परियोजना। वहीं पर छोटी जल विद्युत परियोजना 2 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक है, तो इसको छोटी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और 500 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता है तो उसको बृहद जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। स्मरणीय पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 2 परियोजना की आधारशिला रखी जल विद्युत परियोजना को। एक तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में रखा गया है और इसकी क्षमता अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखा गया है इसका आधारशिला। और 48 मेगावाट की चांजू थर्ड पनबिजली परियोजना और 30 मेगावाट के देवथल चांजू पनबिजली परियोजना का आधारशिला रखी गई। चांजू थर्ड के विषय में अगर देखा जाए चांजू थर्ड चंबा जिले में है और रन ऑफ द रिवर परियोजना है, चांजू नाला पर स्थित है। और देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना ये भी रन ऑफ द रिवर परियोजना है, चंबा जिले के देवथल नामक नाला पर स्थित है। और इस तरह से आप देखते हैं भारत में जल विद्युत क्षमता को देख सकते हैं। मई 2023 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4,17,668 मेगावाट है, जो कि जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों हैं, ठीक है। विद्युत क्षमता की बात हो रही है। वहीं पर छोटी विद्युत क्षमता में 4,944 मेगावाट है, जो कि विद्युत क्षमता का मात्र 1.2% है। वहीं पर बृहद जल विद्युत क्षमता का 11.2% है, जो कि 46,850 मेगावाट है। अब देखते हैं बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखा गया है। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आकार के आधार पर देखा है तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है इंडस्ट्री। वहीं पर मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों में भारत का योगदान 3.5 है। और इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत जो कच्चे माल है बल्क ड्रग्स हैं आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है इतने बावजूद। तो इसलिए देखिए बल्क ड्रग्स को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, API का चाहिए, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मा इंटीग्रेट्स, सक्रिय औषध सामग्री। ये हर दवाइयों में लगभग पड़ता है। ये दवाइयों का एक प्रमुख घटक होता है, इन्हें डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट्स प्रदान करता है। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी गई है। और इसके अलावा गुजरात के भरूच में भी इसकी स्थापना रखी गया था। और बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में स्थापना किया गया है। साथ ही साथ देखिए इसके अलावा देखा जाए मोढेरा 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। मोढेरा कहाँ पे, गुजरात में गांव है, जो कि वहाँ पे 24x7 मतलब दिन रात दोनों ही 7 दिन वहाँ पे सौर ऊर्जा संचालित गांव हो गया है। मोढेरा जो है गुजरात के मेहसाड़ा जिले में स्थित है और सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है यह गांव। सूर्य मंदिर वहाँ पे है। रुपेड़ नदी की सहायक नदी है यह मंदिर रुपेड़ नदी की सहायक नदी जिसको नाम है पुष्पावती के तट पर स्थित है, ठीक है, सूर्य मंदिर।
इसका निर्माण तो कि 1026 से 27 ईसा पूर्व में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। तो मोढेरा एवं मुंडेरा आदि नामों से इसको जानते हैं। स्मरणीय पॉइंट वो है कि 24 घंटे बिजली सौर ऊर्जा से संचालित होगी। हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया गया यहाँ पे। तो इसको इस तरह से देखा जाए तो भारत का पहला मंदिर होगा वहाँ पे जो सूर्य मंदिर है कि जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। ठीक है। और गांव की सभी आवासीय और सरकारी इमारतों की छतों पर सौर पैनल लगाए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मोढेरा को सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। भारत के पहले ग्रिड संबद्ध मेगावाट हर्ट्ज स्तरीय बैटरी ऊर्जा का संग्रहण प्रणाली मोढेरा में स्थापित किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 और 2.0 अवार्ड के विषय में अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वच्छता ही सेवा, सुजलम, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का रिपोर्ट। इसमें अगर देखा जाए तो स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा जो श्रमदान देने वाला एक पथिक फोर्टनाइटली अभियान है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया गया 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि 1 मिलियन जो सोख्ता है गड्ढे हैं उनके निर्माण और अन्य दूषित जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर एक से अधिक ODF प्लस गाँवों का सृजन करना। सुजलम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि इन घरेलू और सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। यही सब है। सर्वश्रेष्ठ देखिए प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की भी घोषणा किया गया है। इसमें रैंक 1 देखिए, इसमें स्वच्छता ही सेवा 2022 में रैंक 1 मिला है कर्नाटका को, बिहार सेकंड, 3rd नंबर पर लक्षद्वीप है। सुजलम 1.0 में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महाराष्ट्र 2nd नंबर पर। सुजलम 2.0 में कर्नाटका, तेलंगाना 1st 2nd नंबर पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट के विषय में देखते हैं तो 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति पेयजल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है ना, तो ग्रामीण में देखिए 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित कर रहा है पेयजल और स्वच्छता विभाग। 2018 में 7,000, 2019 में 17,200, 2022 में 17,559 गाँवों को इसमें आच्छादित किया गया है। और देखिए इसमें इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है इसको। और भारत स्वच्छता दिवस 2022 के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। 33 राज्य इसमें शामिल हैं और कुछ देखिए चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़ दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर 17,559 गाँवों को शामिल किया गया है। रैंक में देखा जाए तो रैंक में नंबर 1 तेलंगाना का स्कोर है, जिसको 5 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया। वहीं पर हरियाणा को भी, तमिलनाडु को भी 3 और 2 करोड़ का पुरस्कार दिया गया है। छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली, सिक्किम 1st, 2nd, 3rd नंबर पे हैं। और जिलों की बात किया जाए तो भिवनी हरियाणा का, जागित्याल तेलंगाना और निजामाबाद तेलंगाना का नंबर 1, 2, 3 आए हैं। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के विषय में देखते हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 को परिणाम को घोषित किया है। इसमें 4,354 शहरों का आकलन किया गया है, जिसमें से 52 कैंटोनमेंट बोर्ड और 91 गंगा किनारे बसे शहरों को शामिल किया गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो कई स्तरों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो जनसंख्या के हिसाब से 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या, और इस हिसाब से बांटा गया है। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का है, शहर नंबर 1 है। सूरत गुजरात का 2nd नंबर पर, नवी मुंबई महाराष्ट्र का 3rd नंबर पे है। और 1 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में रैंक 1 पे तिरुपति आंध्र प्रदेश है, मैसूरू 2nd, नई दिल्ली 3rd नंबर पे है। और वहीं पर शीर्ष 5 राज्य इसमें देखते हैं
जो 100 से अधिक स्थानीय निकाय हैं और 100 से कम स्थानीय निकाय हैं। 100 से कम में देखिए त्रिपुरा नंबर 1 है, झारखंड सेकेंड और उत्तराखंड थर्ड। 100 से अधिक में मध्य प्रदेश 1 है, सेकेंड नंबर पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है थर्ड नंबर पर। इसके अलावा देखेंगे 100 शहरी स्थानीय निकायों में सबसे अधिक की श्रेणी में वाले उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है और बिहार 11वें स्थान पर है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। इंदौर भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया है और 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों में सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम आदि है। ठीक है, देखिए शीर्ष 5 गंगा नगर को देख लीजिए। बिजनौर नंबर 1 पे बना हुआ है, 1 लाख से कम जनसंख्या, 1 लाख से अधिक में हरिद्वार नंबर 1 है। कन्नौज सेकेंड नंबर पर 1 लाख से कम में, थर्ड नंबर पर गढ़मुक्तेश्वर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये भी थर्ड नंबर पे है। और वाराणसी और ऋषिकेश क्रमशः सेकेंड और थर्ड नंबर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे इसमें महाराष्ट्र की देवलाली छावनी को सबसे भारत की स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट में पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल योजना को लॉन्च किया है या मंजूरी किया है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल नेम है। 5 वर्षों की अवधि के दौरान इसको किया जाना प्रस्तावित है। 2026-27 तक इसका अवधि है। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे या ऐसा प्रस्तावित है। स्मरणीय पॉइंट है कि 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकाय और चयनित मौजूदा स्कूलों को और अच्छा बनाया जाएगा और ग्रीन स्कूल के रूप में भी इसको डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ एलईडी लाइट, सौर पैनल, इस सब का भी मैनेजमेंट किया जाएगा वहाँ पे। और स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल को समग्र शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय और एनबीएस विद्यालयों के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। मिशन स्कूल फॉर एक्सीलेंस के विषय में अगर देखा जाए तो गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल फॉर एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना। 10,000 करोड़ रुपए के खर्च किया गया है और यह मिशन विश्व बैंक पर द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। अब देखते हैं नमस्ते योजना। नमस्ते योजना के विषय में देखें, जो हाथ से मैला उठाते हैं उन कर्मियों को उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, मतलब हाथ से न उठाएं, तो उसका नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम दिसंबर 2023 से प्रभावी है। और यह अधिनियम अस्वच्छ जो शौचालय के निर्माण, रख रखाव, हाथ से मैला ढोने, नालों और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो कुल मिलाकर यह है कि प्रावधान किया गया है कि सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा सावधानियों के नाले और सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जा रहा है। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा या सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा कि सभी भारतीय शहर जो कि मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। नमस्ते योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की योजना 17 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया है। नमस्ते का फुल नेम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम और केंद्रीय योजना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। 500 शहरों को सबसे पहले चरण में शामिल किया गया है। 360 करोड़ रुपये का इसमें खर्च किया जाएगा। देखिए इसमें खास तौर से जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी का मौत न हो, कुशल श्रमिक का द्वारा संपादित किया जाएगा कार्य, मानव मल पदार्थों के सीधे संपर्क में न आए कोई भी सफाई कर्मचारी, और स्वच्छता कर्मचारी को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। सभी सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को पहुंच वैकल्पिक आजीविका, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, तक होना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी रहेगी। इसका देखिए मंडला जो कि कार्यात्मक रूप से
साक्षर जिला बना मंडला। इसको हम लोग देखेंगे। तो मंडला के विषय में देखते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा कार्यात्मक रूप से साक्षरता जो कि किसी व्यक्ति की उन गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करता है। स्मृति पॉइंट ए है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला बन गया है। ठीक है। महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2022 में मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है। 2 वर्ष के भीतर यह जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। अब देखते हैं मंडला जिला का परसेंटेज कितना है। साक्षरता दर 66.9 है। वहीं पर पुरुष साक्षरता में 77.5 है, महिला में 56.4 है। और पूरे मध्य प्रदेश की साक्षरता कितना 69.3% है। अब देखेंगे जिसमें से 78.7 और 59.2 क्रमशः पुरुष और महिला की साक्षरता है मध्य प्रदेश का। अब भारत की साक्षरता दर कितना है 73% है, जिसमें से पुरुष 80.9 और महिला 64.6। स्माइल 75 योजना को देखते हैं। केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल नामक एक छतरी अम्ब्रेला स्कीम को प्रतिपादित किया गया। स्माइल का पूर्ण रूप है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। ठीक है, ये स्माइल का पूर्ण रूप है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और भिक्षावृत्ति में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनके लिए भी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो इसके लिए 100 करोड़ रुपया का बजट किया गया है। स्माइल 75 का पहल का शुभारंभ किया गया दिल्ली से। तो भिक्षावृत्ति में जो संलग्न है उनको पुनर्वास की उपयोजना का कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे NGO काम कर रही हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको कार्यान्वयन किया जा रहा है। भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। और नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त नामक एक नई पहल प्रारंभ की गई मार्च 2023 में। अब देखते हैं गति शक्ति विद्यालय, जो कि गति शक्ति विद्यालय के विषय में अगर देखा जाए तो वर्तमान में देश के परिवहन सेक्टर जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो रहे बदलाव, एक नॉलेज रिपोजिटरी के निर्माण, अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु संस्था के निर्माण की मांग करते हैं। इस परिक्षेप में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक, बहुआयामी और भविष्य उन्मुखी संस्था की परिकल्पना की गई है। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पारित किया गया है। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया है। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया है। ठीक है, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, और भारतीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका देखिए राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान वर्ष 2018 में स्थापित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा और यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर अपने केंद्र को स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि केंद्र सरकार के द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एक निबंधित है। यह परिवहन संबंधी शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान, प्रशिक्षण और केंद्रीय भारत का पहला विश्वविद्यालय है। तो ये हम लोग देखें राष्ट्रीय परिदृश्य को बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग कवर किए हैं। तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।